लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अभी तक बहुजन समाज पार्टी के 20 के करीब ही कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 35 से अधिक सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और भाजपा ने तो 50 से अधिक सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। अब वक्त लिया जा रहा है बसपा के द्वारा, लेकिन जो सब्र कराया जा रहा है उनके समर्थकों को, क्या उस सब्र का फल मीठा मिलेगा या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सातों फेज में आप देख रहे हैं कि चुनावी माहौल बनेगा और उन फेज को ध्यान में रखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी रणनीति को धार देती नजर आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि बसपा भले ही अभी बहुत अलग तरीके से रणनीतियों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि पहले ये रहता था, जो हमने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें ये कहा जाता था कि बसपा चुनाव से 4-5 महीने पहले ही अपने कैंडिडेट उतार दिया करती थी, ताकि वह कैंडिडेट हारी हुई सीटों पर अपने आप को और मजबूती से उतारे, जनता से ज्यादा जनसंपर्क कर सकें। लेकिन इस बार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बावजूद भी कई नेताओं के नाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये सचमुच चौंकाने वाला है। इसके पीछे की वजह बताई गई कि सपा भाजपा से नाराज नेताओं पर भी बसपा दांव लगाएगी और उसका फायदा उन्हें मिलेगा, वोट परसेंटेज के मामले में भी, सीटों के मामले में भी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि अभी तक 20 से अधिक सीटों पर ही कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ है। अब वो कौन कौन सी सीटें हैं, तो पहले आप ये एक लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं आगे। बहुजन समाज पार्टी अभी तक करीब 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें कई युवा नए चेहरों को, कई महिला चेहरों को भी आय किया जा रहा है और हर समुदाय का ध्यान रखा जा रहा है। बात करें उन नामों की तो बसपा ने कानपुर से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से राजेश द्विवेदी, बागपत से प्रवीण बेसला, मेरठ से देवव्रत त्यागी प्रत्याशी बनाए, तो वही पीलीभीत से अनीश अहमद खान, मुरादाबाद से इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आगरा से पूजा अमरोही, सहारनपुर से माजिद अली, बिजनौर से चौधरी विजेंद्र सिंह, अयोध्या से सचिदानंद पांडे, उन्नाव से अशोक पांडे, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, चंदौली से सत्येंद्र कुमार शर्मा, आंवला से सैयद आबिद, शाहजहाँपुर से डॉक्टर दोदराम वर्मा, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव और जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अभी तक बसपा चीफ मायावती की ओर से कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन हाँ, जमीनी स्तर पर इन नामों के नाम का ऐलान कहीं ना कहीं होता नजर आया, जो कि कोऑर्डिनेटर वहां के मौजूद सीनियर नेताओं ने किया है। अब मायावती की आखिरी मोहर लगना बाकी है या फिर इन नामों में बदलाव होगा, इस पर भी एक माहौल बना हुआ है। क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि बीएसपी और बीआरएस के अलायंस की खबर आपने तेलंगाना में सुनी होगी, लेकिन आकाश आनंद ने उस पर अपनी बात साफ रखी कि जब भी कोई गठबंधन का ऐलान होना होता है तो मायावती खुद से करती हैं, ना कि किसी अन्य नेताओं के द्वारा करवाती हैं। तो उस पर नजरें टिकी हुई हैं कि क्या यह मायावती का फाइनल एक अनाउंसमेंट है इन नामों को लेकर, या अभी बदलाव होंगे इनमें, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि सपा, भाजपा और कांग्रेस अपनी रणनीतियों को धार दे रही है, तो दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की खामोशी बाकी दलों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर मायावती के मन में क्या चल रहा है, कहीं ऐन वक्त पर कोई ऐसा हमला ना कर दे जिससे सभी विरोधी दलों के चारों खाने चित्त हो जाएं। इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अब जो माहौल बना है उसके तहत फिलहाल पहले फेज पर नजरें हैं कि पहले फेज को लेकर बसपा जिस तरीके से अनाउंसमेंट करती है वो क्या रहता है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देखा आप सभी ने यहाँ पर किस तरीके से नाम काफी चर्चाओं में है और कहा यह जा रहा है कि यह वो नाम है जो इंडिया और एनडीए के नेताओं के पसीने छुड़ाने के लिए काफी हैं। क्योंकि जैसा कि पहले ही कई विश्लेषकों ने कहा कि भले ही बसपा भी अकेले चुनाव लड़ रही है और शुरुआत में जब इंडिया अलायंस बन रहा था, यानी इंडिया अलायंस में कई पार्टियां जुड़ रही थी, तो नीतीश कुमार जो शुरुआत में नींव रखे थे उस अलायंस की, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर एक सीट पर भाजपा का कैंडिडेट हो तो एक सीट पर कांग्रेस या सपा, जो भी पार्टी उस सीट से मजबूत है, उसका ही कैंडिडेट होना चाहिए। और ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वह विपक्षी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टियों को भी उतनी ही तवज्जो दे जितनी खुद अपनी पार्टियों को देती है, उनको कम नहीं आके, क्योंकि कई सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियां ही खेल कर जाती हैं। तो इस पर भरोसा जताना होगा कांग्रेस को। कांग्रेस ने इसी को लेकर कोशिश काफी की कि बसपा से बातचीत करके गठबंधन किया जाए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ भले एक सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट हो, एक सीट पर सपा या कांग्रेस का कैंडिडेट हो, लेकिन हर सीट पर अब आप बसपा का कैंडिडेट भी पाएंगे। और ये कहीं ना कहीं उन पार्टियों के लिए मुश्किलें हैं जो अपने अलग अलग वोट बैंक के सहारे अभी तक फिलहाल मैदान में टिकी हुई हैं बीजेपी के सामने। इस बार शायद उनके लिए थोड़ा और मुश्किल भरा काम हो जाए। लेकिन हम यहाँ बात करने के लिए जुड़े हैं मायावती और आकाश आनंद की रणनीतियों को लेकर। जैसा आप देख रहे हैं, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही, तेलंगाना हो गया, कि यहाँ पर बसपा अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर रही है। लेकिन वह कैंडिडेट और पिछले आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बसपा को वहां नुकसान हुआ है, तो किस फॉर्मूले के सहारे,
सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया जा रहा है। कैंडिडेट को देखा जा रहा है कि किस तबके से है और सामने वाली पार्टी किस तबके से नेता को उतार रही है। यही हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले कभी मथुरा सीट या किसी और सीट पर अगर बीजेपी अनाउंसमेंट कर रही है, उसके कुछ ही घंटों बाद बसपा का भी अनाउंसमेंट हो रहा है, और वो भी बहुत सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखकर। लेकिन क्या ये सिर्फ काफी रहेगा लोकसभा चुनाव में मायावती को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने के लिए, या मायावती को अब मोर्चा खुद ही अपने हाथ में लेना होगा? वैसे तो मायावती साफ कह चुकी है कि मरते दम तक वो राजनीति में ही बनी रहेंगी, जनता की सेवा करती रहेंगी। क्योंकि कई लोगों के मन में यह भी सवाल थे कि मायावती अब कितनी रणनीतियां बनाएंगी, कितने फैसले लेंगी, इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो रहा है, कहा यह जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं और पता चल जाता है किस सीट पर किसकी कितनी दावेदारी मजबूत है। ऐसा नहीं कि अखिलेश बुखलाए नहीं है, अखिलेश कहीं ना कहीं हैरान परेशान नहीं है। अखिलेश ने भी हाल ही में 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट बदले। एक सीट पर ना चाहते हुए भी कैंडिडेट बदलना पड़ा, जो कि संभल सीट है, क्योंकि वहां पहले शफीकुर रहमान बख्श जी का नाम का अनाउंसमेंट हो गया। फिर उन्होंने बाद में जब उनका निधन हुआ तो उन्हीं के ही पोते को आय कर दिया। फिर हमने देखा बदायूं सीट पर नाम का चेंज यहां पर किया गया। मिर्जापुर सीट को लेकर अखिलेश और पल्लवी पटेल में जो घमासान मचा आप वो भी देख रहे हैं। तो इस तरीके से हर पार्टी में कोई ना कोई उथल पुथल मची है। लेकिन बसपा का एक एक करके कैंडिडेट अनाउंसमेंट करना और कोऑर्डिनेटर प्रभारियों द्वारा नाम का आगे लाना इस सवाल खड़े कर रहा है कि मायावती अगर खुद से ये बात रखती या फिर आकाश आनंद ये बात रखते तो ज्यादा बल पड़ता। अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या आकाश आनंद भी इस चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जैसे चंद्रशेखर आजाद नया युवा चेहरा चुनावी मैदान में उतर रहा है, कांशीराम जी की विचारधारा की बात कर रहा, तो आकाश को भी उतरना चाहिए। तो इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। कैंडिडेट पर जिस तरीके से दाव लगा रही हर पार्टी बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, और ये वो रणनीति है जो भले ही बड़े चेहरे पार्टी के सीनियर नेताओं के भरोसे लोकसभा चुनाव में रहा जाता है, लेकिन ये वो चेहरे हैं जिन्होंने पिछले 5 साल जनता से कितना जनसंपर्क किया, लोगों की कितनी सेवा की। ये तो वक्त बताएगा कि जब वोट में वो जनता का सेवा तब्दील होगा या नहीं। जिस तरीके से माहौल बना हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी अपने आप को एक तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने पेश किए हुए हैं, जिससे इंडिया और एनडीए दोनों के लिए ही मुश्किलें हैं। ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि एनडीए के लिए भी मुश्किलें हैं, क्योंकि मायावती की तो कोशिश है, जो विश्वनाथ पाल ने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें 50-60 सीटें जीतने का टारगेट रखेंगे। तो कोशिश है कि भाजपा जिस तरीके से बसपा के नेताओं को अपने पाले में ला रही है, वैसे ही बसपा भी भाजपा के नेताओं को अपने पाले में लाकर उन्हीं के सामने खड़ा करके भाजपा को ही कमजोर कर दे, जिसका फायदा इंडिया अलायंस को ही मिलेगा और बसपा को भी मिलेगा। क्या आपको लगता है कि ये समीकरण मायावती को पीएम पद तक पहुंचा पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।